ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल फिजियोलॉजी के बारे में। अब किडनी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हमारे नेफ्रॉन्स। अब हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी में देर आर 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। ये जो देख रहे हो ये होता है बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक टफ कैपिलरीज है जिसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस ये क्या है, टफ कैपिलरीज। ये बनता किससे, एक एफरेंट आर्टीरियल और दूसरा होता है ईफरेंट आर्टीरियल। जो ग्लोमेरुल जो टफ्ट होता है वो लीव करता है ईफरेंट आर्टीरियल। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल आएगा, फिर ये टफ कैपिलरीज बनाएगा जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और फिर ये लीव कर देगा ये बोमेन कैप्सूल को, उसे कहते हैं हम ईफरेंट आर्टीरियल। तो एफरेंट आर्टीरियल, ईफरेंट आर्टीरियल और बीच में ग्लोमेरुलस, ये है बोमेन कैप्सूल। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं हम बोमेन्स स्पेस। अब एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि सबसे पहले किडनी का ब्लड सप्लाई क्या होता है, रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी वो ब्लड सप्लाई करती है किडनी को। वो भी फिर अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, सेगमेंटल आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी। ओके, सबसे एंड में बनता है एफरेंट आर्टीरियल और फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है, उसके बाद ईफरेंट आर्टीरियल। फिर ये ईफरेंट आर्टीरियल अगेन जो नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं उसके अराउंड वाइंड अप करती है और एंड में ये कहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, विन्यूल में, और फिर ये ड्रेन करती है इनटू द रीनल वेन। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। और ये जो कैपिलरीज है नेफ्रॉन के अराउंड, इसे हम कहते हैं वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा। उसके बाद नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स, एक तो हो गया बोमेन्स कैप्सूल, फिर है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनली, ये डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ हेनली। उसके बाद ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये फिर बाद में यूरिन ड्रेन कर देता है इनटू द रीनल कैलाइसिस, जो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और फिर रीनल पेल्विस और लास्ट में यूरेटर। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब GFR का रेट कितना होता है, इट इज़ 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर्स पर डे। अब सबसे पहले अगेन ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टीरियल, ये ग्लोमेरुलर टफ्ट, सॉरी ये ग्लोमेरुलस और ये ईफरेंट आर्टीरियल। यहाँ से ब्लड आया तो कहाँ पे जाता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। उसके बाद यहाँ पे रीनल प्लाज्मा ही सिर्फ फिल्टर होता है, याद रखना, ओनली रीनल प्लाज्मा इज़ फिल्टर। और साथ में कुछ दूसरे सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे भी फिल्टर होते हैं, लेकिन वो बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं होते, फिल्टर नहीं होते। सेल्स लाइक RBC, WBC, प्लाज्मा प्रोटीन, वो भी फिल्टर नहीं होती, वो डायरेक्ट फिर ईफरेंट आर्टीरियल में चले जाता है और फिर रीनल वेन में जाके वापस सर्कुलेशन में ही रहता है, वो फिल्टर नहीं होते। तो रीनल प्लाज्मा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड जो वाटर होता है वो फिल्टर हो जाता है। अब प्रोटीन्स फिल्टर क्यों नहीं होते, तो वो 3 चीज़ों की वजह से फिल्टर नहीं होते। एक तो होता है चार्ज। अब ये जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को अगर हम, ये वाले पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये है ग्लोमेरुलस, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है क्या, ब्लड वेसल। ये उसमें एंडोथेलियम लाइनिंग होगी, एंडोथेलियम लाइनिंग, तो उसमें स्मॉल फेनिस्ट्रेशंस होते हैं जिससे सिर्फ सॉल्यूट्स एंड प्रोटीन्स ही पास कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूट्स एंड प्रोटीन्स ही पास कर सकते हैं। एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, उसमें फेनिस्ट्रेशन होता है तो सिर्फ वही पास कर सकते हैं और प्लाज्मा पास कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स या WBC वो पास नहीं कर सकते। तो ये हो गया। दूसरा कि इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वजह से, सॉरी नेगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन का होगा। इसमें सिर्फ साइज मैटर करती है। कि जितना जो छोटी साइज़ वाले पार्टिकल्स होंगे वही सिर्फ फिल्टर होंगे। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो रिपेल कर जाता है, वो फिल्टर नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद है एपिथेलियम ऑफ द पोडोसाइट, कि ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ द पोडोसाइट, इसमें इनके पास भी फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है जो अगेन प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर नहीं करने देती। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स याद रखना, एक तो चार्ज की वजह से
क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा साइज़ की वजह से, और तीसरा फुट प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। इन 3 फैक्टर्स की वजह से प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से होता है नेफ्रॉन में? तो 3 होता है। एक होता है नेफ्रिन, दूसरा होता है पोडोसिन एंड लास्ट इज अल्फा एक्टिनिन। नेफ्रिन, पोडोसिन एंड अल्फा एक्टिनिन, ये प्रोटीन्स में अगर म्यूटेशन होगा इट विल कॉज वेरियस नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। अगर नेफ्रिन में म्यूटेशन हुआ इट विल कॉज कंजेनिटल फिनिश टाइप नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पोडोसिन में म्यूटेशन हुआ इट विल कॉज स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोडोसिन में म्यूटेशन हुआ इट विल कॉज स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अल्फा एक्टिनिन में हुआ इट विल कॉज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़। 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नेफ्रिन, पोडोसिन एंड अल्फा एक्टिनिन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब फोर्सेस क्या होते हैं? तो टोटल 3 फोर्सेस होते हैं। उसमें से एक होता है फेवरिंग फोर्स होता है, और दूसरे 2 जो होते हैं वो अपोजिंग फोर्स होते हैं। तो जो फेवरिंग फोर्स है उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दूसरे जो अपोजिंग फोर्स है वो है ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और तीसरा फोर्स वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इन बोमेन्स स्पेस। ये डायग्राम दिया है। 2 फोर्सेस है इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और एक फोर्स है इन द बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फेवरिंग फोर्स है, दूसरे 2 अपोजिंग फोर्स वो है ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल। अगर नेट फिल्ट्रेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फेवरिंग फोर्स माइनस ये दोनों ऑपोजिंग फोर्स, तो उसका सम, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है 60, बोमेन्स कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो होता है 18, और ग्लोमेरुलस में ऑन्कोटिक प्रेशर वो होता है 32। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा हमारा 10 mmHg पॉजिटिव में। तो इसकी वजह से जो फिल्टर होता है, रीनल प्लाज्मा होता है, वो फिल्टर हो जाता है इन द नेफ्रॉन। लेकिन अगर ऑपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली GFR वो होगा कम। ओके, अगर ऑपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा हो गए तो इट विल रिड्यूस GFR। एग्जाम्पल है, सपोज अगर यहाँ पे रीनल स्टोन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑपोजिंग फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेट फिल्ट्रेशन वो थोड़ा कम हो जाएगा या फिर माइनस में चला जाएगा। इसकी वजह से GFR कम हो जाएगा। याद रखना, रीनल स्टोन की वजह से GFR कम हो जाता है। तो ये बेसिक डिटर्मिनेंट्स है ऑफ GFR, फेवरिंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स। अब मेजरमेंट ऑफ GFR हम कैसे करेंगे? गोल्ड स्टैंडर्ड इज इन्यूलिन। इन्यूलिन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका फॉर्मूला है UV/P। U is the urine concentration of the inulin, V is the volume of urine divided by P is the plasma inulin concentration। मतलब सबसे पहले हम पेशेंट में इन्यूलिन इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यूरिन में इन्यूलिन मेजर करेंगे वो कितना है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी मेजर करेंगे। तो इससे हमें GFR पता चलेगा। उसका फॉर्मूला UV/P। U है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन, V है वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड P इज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन। लेकिन प्रैक्टिकली हम हर एक पेशेंट में इन्यूलिन से नहीं करते, प्रैक्टिकली हम देखते हैं प्लाज्मा क्रिएटिनिन वैल्यू। प्रैक्टिकली वी सी प्लाज्मा क्रिएटिनिन वैल्यू। अगर प्लाज्मा क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो इट विल इंडिकेट लो GFR। अदर मार्कर्स आर या मेथड्स आर सिस्टेटिन C, न्यू मेथड है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ GFR। अब चेंजेस इन GFR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है, जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करता है। कंस्ट्रिक्शन डिक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड डायलेटेशन इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। तो इतना हमें याद रखना है। हम 2 चेंजेस देखेंगे, एक तो रीनल ब्लड फ्लो में क्या चेंज आ रहा है और दूसरा GFR में क्या चेंज आ रहा है। हम पहले एफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर डायलेट करेंगे। दूसरे केसेस में इफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे और उसे डायलेट करेंगे। तो ये 4 केसेस में रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR में क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम एफरेंट आर्टीरियल को देखते हैं। तो एफरेंट आर्टीरियल को हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, एफरेंट आर्टीरियल को हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसमें GFR चेंजेस क्या आएंगे और रीनल ब्लड फ्लो उसमें चेंजेस क्या आएंगे। अब नॉर्मली एक चीज़ याद रखनी है, कंस्ट्रिक्शन होगा तो रीनल ब्लड फ्लो वो कम होगा, अगर डायलेटेशन होगा कहीं पे भी तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। तो इससे हमें पता चल गया एफरेंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्ट किया तो रीनल ब्लड फ्लो वो कम हो जाएगा। GFR में क्या होगा, एफरेंट आर्टीरियल कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा फिल्टर होना चाहिए वो भी कम आएगा, तो उसकी वजह से GFR वो भी कम होगा।
और इस ये करवाता कौन है, एफरेंट आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन इन शॉक। नॉरएपिनेफ्रिन वो कंस्ट्रिक्ट करवाता है ब्लड वेसल्स को और एफरेंट आर्टेरियल को भी कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। फिर दूसरा सिनेरियो देखते हैं, वो एफरेंट आर्टेरियल का डायलिटेशन। डायलिटेशन हुआ तो उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। अब जीएफआर में क्या चेंज आएगा, एफरेंट आर्टेरियल डायलेट हुआ तो उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड इधर आएगा इन द ग्लोमेरुलस, तो उसकी वजह से जीएफआर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एफरेंट आर्टेरियल का डायलिटेशन कौन कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 स्पेसिफिकली। तो जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो दोनों इंक्रीज़ हो गए। अब ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसके बाद देखते हैं इफरेंट आर्टेरियल, उसका कंस्ट्रिक्शन एंड उसका डायलिटेशन। इफरेंट आर्टेरियल को पहले हमने कंस्ट्रिक्ट किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें बाईफेसिक रिस्पॉन्स आएगा। बाईफेसिक रिस्पॉन्स क्यों, एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो फेवरिंग फोर्स है, तो उसकी वजह से जीएफआर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इनिशियली वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है या फिर जो सेल्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने चालू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ होगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर वो ऑपोजिंग फोर्स है, तो उसकी वजह से जीएफआर कम होगा। सिर्फ इनिशियली जीएफआर इंक्रीज़ होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो बाद में जीएफआर डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स और दूसरे सेल्स वो एक्यूमुलेट होंगे। तो इनिशियली इंक्रीज़ होगा, लेकिन बाद में ये कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंस्ट्रिक्शन हुआ देन वो कम हो जाएगा। इफरेंट आर्टेरियल का डायलेटेशन, अब यहाँ पे ब्लड आया, इफरेंट आर्टेरियल डायलेटेड है, तो उसकी वजह से ब्लड क्विकली मूव हो जाएगा इनटू द इफरेंट आर्टेरियल, तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो फेवरिंग फोर्स वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से जीएफआर वो भी कम हो जाएगा। तो जीएफआर कम हो जाएगा। इफरेंट आर्टेरियल डायलेट हुआ देन रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। तो ये था चेंजेस इन द जीएफआर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल का कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन मतलब ब्लड वेसल जो होगा उसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 वो इफरेंट आर्टेरियल का कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और डायलेटेशन कौन करवाएगा, एस इनहिबिटर्स। तो ये था चेंजेस इन द जीएफआर। उसके बाद देखते हैं हम रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। वो दो मेथड से हो सकता है, एक तो है बाय ऑटो रेगुलेशन और दूसरा है बाय मेसेंजियल सेल्स। ऑटो रेगुलेशन होता है तीन चीज़ों की वजह से, एक है मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा है ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक और तीसरा है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, सपोज रीनल ब्लड फ्लो वो इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल होगी वो स्ट्रेच हो गए, तो उसकी वजह से कैल्शियम चैनल वो ओपन हो जाएगी और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, उसकी वजह से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो जीएफआर कम कर देंगे। तो ये मायोजेनिक मैकेनिज्म है। दूसरा ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये है इमेज ऑफ ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। अब सपोज कोई केसेस में अगर जीएफआर इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल वो इंक्रीज़ हो जाएगा, थ्रू द जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो कौन से सेल सेंस करेंगे, तो मैक्युला डेंसा सेल्स होते हैं जो ये को सेंस करते हैं। अब एक बार जीएफआर इंक्रीज़ हो गया तो उन्होंने सेंस कर लिया, तो वो क्या एक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे, पैराक्रिन। ये पैराक्रिन क्या करेगा, एफरेंट आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो एफरेंट आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो उसकी वजह से अगेन जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा। तो यह ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। तीसरा है रास हम बाद में देखेंगे, ये सिर्फ हाई प्रोटीन इंटेक के टाइम पे वर्क करता है। ऑटो रेगुलेशन देख लिया हमने। उसके बाद है मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स क्या करते हैं, जो आर्टेरियल्स होते हैं उन्हें ये सराउंड करके रखते हैं, तो अगर मेसेंजियल सेल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आर्टेरियल हो गए वो भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से जीएफआर वो कम हो जाएगा। अगर ये मेसेंजियल सेल्स डायलेट करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो उसकी वजह से आर्टेरियल वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, उसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे एजेंट्स हैं विच कॉजेज मेसेंजियल कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमने पहले भी देखे थे, एंजियोटेंसिन नॉरएपिनेफ्रिन, ये आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। और है एंडोथेलिन, ये मेसेंजियल सेल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जीएफआर वो कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक पेप्टाइड, साइक्लिक एम्पियन, डोपामिन, ये मेसेंजियल सेल्स का रिलैक्सेशन करवाएंगे, उसकी वजह से आर्टेरियल वो भी रिलैक्स होंगे, तो जीएफआर इंक्रीज़ होगा। तो ये था रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। ऑटो रेगुलेशन उसमें आता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक एंड रास। तो दूसरा है वो है मेसेंजियल सेल्स।
उसके बाद बेसिक रीनल प्रोसेस होती क्या है, तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से रीनल प्लाज्मा जो है वो फ़िल्टर हो गया और बाकी सारी चीज़ें इफरेंट आर्टरियोल में चली गई वापस। तो ये पहला पार्ट हो गया फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है, ये जो वाजा रेक्टा मैंने पहले बताया था, वहाँ से कुछ चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब होती है और कुछ चीज़ें वापस सिक्रीट होती है। तो ये दूसरी और तीसरी चीज़ हो गई। यही फ़िल्टर में से कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती है और ये फ़िल्टर में वापस कुछ चीज़ें सिक्रीट होती है, मतलब वापस जाती है इन द ट्यूब्यूल या फिल्टर थ्रू दिस वाजा रेक्टा। उसके बाद अल्टीमेटली जो भी चीज़ें बची वो बाद में एक्सक्रीट हो जाती है। तो फाइनल एक्सक्रीशन हो गया क्या, सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर आया, उसमें से कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब हुई तो वो माइनस होगी, रीएब्जॉर्ब होगी वो माइनस होगी, और उसके बाद जो भी सिक्रीट हुई वो प्लस होगी। तो अल्टीमेटली ये हमारा पूरा एक्सक्रीशन बनेगा। एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। तो ये बेसिक रीनल प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे कि किडनी जो नेफ्रॉन के पार्ट्स थे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, इन सारी चीज़ों में क्या क्या सिक्रीट होता है, क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट।